कह रहा है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आगामी आने वाली जो 2023 में बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बायोलॉजी के सवाल है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। अब कह रहा है प्रश्न सब चलते हैं, कह रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में कितने भस्म पाए जाते हैं? 3 भस्म, 4 भस्म, 5 भस्म या 2 भस्म। तो मनुष्य के हृदय में 4 भस्म पाए जाते हैं। देखिए थोड़ा सा मनुष्य का हृदय का थोड़ा सा यहाँ पर फिगर देख लेते हैं। मनुष्य का हृदय का देखिए, मनुष्य का मानव का हृदय इस तरह से बना हुआ रहता है। अब इसके 4 भाग में बट गए, 1 2 3 4। यही मानव हृदय कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में। अगर यही प्रश्न आपका पूछ देता कि मनुष्य में या मनुष्य हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, यानी मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं या मानव के हृदय में कितने भस्म होते हैं, ये दोनों प्रश्न का उत्तर एक के होगा 4। वहां पर कोष्ठक होगा, यहाँ पर भस्म दिया है तो भस्म मानेंगे, अगर कोष्ठक दिया रहेगा तो कोष्ठक, क्योंकि मानव हृदय 4 भागों में बांटा हुआ रहता है। अब सवाल दूसरा चलते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अब वृक्क किससे संबंधित है? तो वृक्क का संबंध होता है उत्सर्जन से। तो पोषण क्या है? तो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। श्वसन सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। और परिवहन, परिवहन का यानी ट्रांसपोर्टिंग, यानी एक स्थान से, माने कि ये स्थान है, ए स्थान से बी स्थान तक, बी स्थान तक कोई वस्तु गया और पुनः बी स्थान से ए स्थान तक कोई वस्तु आया, इसी को कहा जाता है परिवहन। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना और लाने की क्रिया को परिवहन कहा जाता है। तो यही कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो भाग संबंधित है। पोषण, पोषण से तो होगा नहीं, ये तो भोजन लेने की क्रिया है। और फिर क्या? श्वसन, ये सांस लिया जाता है, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया है। और परिवहन, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की क्रिया है। इसमें क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी, उत्सर्जन। यानी मानव मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है, तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। वृक्क किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से, याद रखिएगा। फिर क्या है? स्वपोषी, पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी वैसे जितने दिखाई दे रहे हम लोग के हरे पेड़ पौधे सब क्या है? स्वपोषी हैं। पेड़ पौधे ही स्वपोषी है, जितने जीव जंतु हैं ये सब परपोषी है। तो पहले सोचेंगे कि स्वपोषी क्या है? तो जो वैसे जीव जंतु या वैसे पौधे, वैसे सभी हरे पौधे जो अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे वे सभी हरे पेड़ पौधे। और मनुष्य क्या है? परपोषी। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है उसे परपोषी पोषण कहा जाता है। इसमें क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो अगर स्वपोषी है तो उसको अति आवश्यक क्या है? किस कारण से उसको क्या मिल जाएगा? ये अपने भोजन बना लेगा। तो देखिए स्वपोषी के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, CO2 चाहिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। अगर पेड़ पौधे को क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य की प्रकाश मिल जाता है तो अपना भोजन बना लेते हैं। इसलिए इस प्रश्न में ऑप्शन संख्या कौन होगा? डी होगा। यानी स्वपोषण पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, CO2 होता है, जल होता है, सूर्य का प्रकाश। इसलिए क्या ऑप्शन संख्या डी उपयुक्त में से सही। अब करेंगे वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन कहा जाता है। अगर पूछ सकता है कि नेफ्रॉन क्या है, तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन हो गया। और पौधे में फिर कह रहा है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में, अब देखिए पौधे में पत्ता,
अब पत्तियां में अस्टोमाटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पत्तियां में अस्टोमाटा पाया जाता है, यानी इसको रंध्र कहते हैं। इसी रंध्र के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो बताइए कि इस पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होगा? तो पत्ता में रंध्र पाया जा रहा है, तो रंध्र के माध्यम से क्या होता है? जल वाष्प बाहर निकल जाता है। इसलिए ऑप्शन संख्या सी यानी पत्ता। फिर कहते प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। प्रश्न संख्या 7 है, कह रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक है? कहता है कौन सा क्रिया है जो सभी जीव करते हैं? तो कहता है कि क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जितने जीव जंतु प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं, बल्कि पेड़ पौधे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसलिए ऑप्शन संख्या गलत हो गया, ये ऑप्शन संख्या होगा ही नहीं। फिर कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया, वाष्पोत्सर्जन क्रिया सभी जीव जंतु नहीं करते हैं, ये खत्म हो गया। फिर निर्जलन, तो चलन की क्रिया भी सभी जीव जंतु नहीं करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे अस्थायी होते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, इसलिए चलन क्रिया नहीं करते हैं। तो बढ़ता ऑप्शन संख्या सी अर्थात श्वसन। तो सभी जीवों के लिए श्वसन अति आवश्यक है। कोई भी जीव सांस जरूर लेते हैं या सांस छोड़ते जरूर है, यानी श्वसन करना अनिवार्य है। सभी जीवों के लिए क्या आवश्यकता है? तो श्वसन। फिर है दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? देखिए दही के जमने में यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? तो अपघटन, तब घटन है नहीं। प्रकाश संश्लेषण, दही के जमने में प्रकाश संश्लेषण कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ उत्सर्जन, उत्सर्जन विद्यता नहीं है। फिर क्या होगा? किण्वन होगा। दही के जमने में कौन सी क्रिया है? तो किण्वन की क्रिया है। अगर यहीं पर प्रश्न आता दूध से दही बनना कौन सी अभिक्रिया है? तो दूध से दही बनना भौतिक परिवर्तन है। जो होता है दूध से दही बन जाता है तो भौतिक परिवर्तन हो जाता है, सॉरी ये रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अब दही से दूध नहीं बन सकता है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ सवाल है दही के जमने में कौन से क्रिया होती है? तो किण्वन की क्रिया होती है। फिर शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में, हमारे शरीर में भोजन का पचना जो है किस प्रकार की क्रिया है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया है। यहाँ पर गौर से सवाल दीजिएगा, कहा कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? तो ऑक्सीकरण। और फिर यहीं पर भोजन का पचना किस प्रकार का क्रिया है? तो उपचयन। भोजन का पचना उपचयन और शरीर में पचना ऑक्सीकरण है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे ऐसे पूछेगा शरीर में भोजन का पचना किस क्रिया है, तो ऑक्सीकरण मार देना है, या पूछेगा भोजन का पचना क्या है, तो उपचयन है। फिर खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र, तो खुला परिसंचरण तंत्र मात्र एक जीव है जिसका नाम है कॉकरोच, यानी तिलचट्टा। तिलचट्टा में क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। फिर मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो कह रहा है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है लाल रक्त कण में, फिर सी है वर्णी लौक में, और डी है श्वेत रक्त कण में। अब देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। इस तरह से आपको जितने ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं इसको ध्यान से रखिएगा। यह 2023 के आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत अति जरूरी है। कह रहा है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आगामी आने वाली जो 2023 में बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बायोलॉजी के सवाल है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। अब कह रहा है प्रश्न सब चलते हैं, कह रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में कितने भस्म पाए जाते हैं? 3 भस्म, 4 भस्म, 5 भस्म या 2 भस्म। तो मनुष्य के हृदय में 4 भस्म पाए जाते हैं। देखिए थोड़ा सा मनुष्य का हृदय का थोड़ा सा यहाँ पर फिगर देख लेते हैं। मनुष्य का हृदय का देखिए, मनुष्य का मानव का हृदय इस तरह से बना हुआ रहता है। अब इसके 4 भाग में बट गए हैं, 1 2 3 4।
यही मानव हृदय कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में। अगर यही प्रश्न आपका पूछ देता कि मनुष्य में या मनुष्य हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, यानी मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं या मानव के हृदय में कितने भस्म होते हैं, ये दोनों प्रश्न का उत्तर एक के होगा 4। अब वहां पर कोष्ठक होगा, यहाँ पर भस्म दिया है तो भस्म मानेंगे, अगर कोष्ठक दिया रहेगा तो कोष्ठक, क्योंकि मानव हृदय 4 भागों में बांटा हुआ रहता है। अब सवाल दूसरा चलते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अब वृक्क किससे संबंधित है? तो वृक्क का संबंध होता है उत्सर्जन से। तो पोषण क्या है? तो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। श्वसन सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। और परिवहन, परिवहन का यानी ट्रांसपोर्टिंग, यानी एक स्थान से, माने कि ये स्थान है, ए स्थान से बी स्थान तक, बी स्थान तक कोई वस्तु गया और पुनः बी स्थान से ए स्थान तक कोई वस्तु आया, इसी को कहा जाता है परिवहन। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना और लाने की क्रिया को परिवहन कहा जाता है। तो यही कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो भाग संबंधित है। पोषण, पोषण से तो होगा नहीं, ये तो भोजन लेने की क्रिया है। और फिर क्या? श्वसन, ये सांस लिया जाता है, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया है। और परिवहन, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की क्रिया है। इसमें क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी, उत्सर्जन। यानी मानो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है, तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। वृक्क किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से, याद रखिएगा। फिर क्या है? स्वपोषी, पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी वैसे जितने दिखाई दे रहे हम लोग के हरे पेड़ पौधे सब क्या है? स्वपोषी हैं। पेड़ पौधे ही स्वपोषी है, जितने जीव जंतु हैं ये सब परपोषी हैं। तो पहले सोचेंगे कि स्वपोषी क्या है? तो जो वैसे जीव जंतु या वैसे पौधे, वैसे सभी हरे पौधे जो अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे वे सभी हरे पेड़ पौधे। और मनुष्य क्या है? परपोषी। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है उसे परपोषी पोषण कहा जाता है। इसमें क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो अगर स्वपोषी है तो उसको अति आवश्यक क्या है? किस कारण से उसको क्या मिल जाएगा कि अपने भोजन बना लेगा? तो देखिए स्वपोषी के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, CO2 चाहिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। अगर पेड़ पौधे को क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य की प्रकाश मिल जाता है तो अपना भोजन बना लेते हैं। इसलिए इस प्रश्न में ऑप्शन संख्या कौन होगा? डी होगा। यानी स्वपोषण पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, CO2 होता है, जल होता है, सूर्य का प्रकाश। इसलिए क्या ऑप्शन संख्या डी उपयुक्त में से सभी। अब कहेंगे वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन कहा जाता है। अगर पूछ सकता है कि नेफ्रॉन क्या है, तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन हो गया। और पौधे में फिर कह रहा है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में, अब देखिए पौधे में पत्ता, अब पत्तियां में अस्टोमाटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पत्तियां में अस्टोमाटा पाया जाता है, यानी इसको रंध्र कहते हैं। इसी रंध्र के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो बताइए कि इस पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होगा? तो पत्ता में रंध्र पाया जा रहा है, तो रंध्र के माध्यम से क्या होता है? जल वाष्प बाहर निकल जाता है। इसलिए ऑप्शन संख्या सी यानी पत्ता। फिर करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। प्रश्न संख्या 7 है। कह रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक है? कहता है कौन सा क्रिया है जो सभी जीव करते हैं?
कहता है कि क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जितने जीव जंतु प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं, बल्कि पेड़ पौधे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसलिए ऑप्शन संख्या गलत हो गया, ये ऑप्शन संख्या होगा ही नहीं। फिर कह रहे हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया, तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया सभी जीव जंतु नहीं करते हैं, ये खत्म हो गया। फिर निर्जलन, तो चलन की क्रिया भी सभी जीव जंतु नहीं करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे अस्थायी होते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, इसलिए चलन क्रिया नहीं करते हैं। तो बढ़ता है ऑप्शन संख्या सी अर्थात श्वसन। तो सभी जीवों के लिए श्वसन अति आवश्यक है, कोई भी जीव सांस जरूर लेते हैं या सांस छोड़ते जरूर है, यानी श्वसन करना अनिवार्य है। सभी जीवों के लिए क्या आवश्यकता है, तो श्वसन। फिर है दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। देखिए दही के जमने में यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, तो अपघटन, तब घटन है नहीं, प्रकाश संश्लेषण, दही के जमने में प्रकाश संश्लेषण कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ उत्सर्जन, उत्सर्जन कोई देता नहीं है, तो फिर क्या होगा, किण्वन होगा। दही के जमने में कौन सी क्रिया है, तो किण्वन की क्रिया है। अगर यही पर प्रश्न आता दूध से दही बनना कौन सी अभिक्रिया है, तो दूध से दही बनना भौतिक परिवर्तन है। जो होता है दूध से दही बन जाता है तो भौतिक परिवर्तन हो जाता है, सॉरी ये रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अब दही से दूध नहीं बन सकता है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ सवाल है दही के जमने में कौन से क्रिया होती है, तो किण्वन की क्रिया होती है। फिर शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शरीर में हमारे शरीर में भोजन का पचना जो है किस प्रकार की क्रिया है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया है। यहाँ पर गौर से सवाल लीजिएगा, कह कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है, तो ऑक्सीकरण। और फिर यहीं पर भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है, तो उपचयन। भोजन का पचना उपचयन और शरीर में पचना ऑक्सीकरण है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे कैसे पूछेगा शरीर में भोजन का पचना किस क्रिया है, तो ऑक्सीकरण मार देना है, या पूछेगा भोजन का पचना क्या है, तो उपचयन है। फिर खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण तंत्र मात्र एक जीव है जिसका नाम है कॉकरोच यानी तिलचट्टा। तिलचट्टा में क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। फिर करके मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, तो कह रहा है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है लाल रक्त कण में, फिर सी है वर्णिल लवक में, और डी है श्वेत रक्त कण में। अब देखिए अब यहाँ पर कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है, देखिए मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। इस तरह से आपको जितने ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं इसको ध्यान से रखिएगा, यह 2023 के आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत अति जरूरी है।